आतिश विशां, बुक 1, पार्ट 22। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। मैं खामोश खड़ा मास्टर होचन की बातें सुनता रहा। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था। अगर मैंने इस मौके पर अपनी मनमानी शुरू कर दी तो नुकसान मेरा ही होगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और फिर ये भी ऐन मुमकिन है कि मेरी इन हरकतों की वजह से महाराज अपना हाथ खींच ले और मैं अकेला रह जाऊं। मैंने मास्टर होचन से वादा कर लिया कि आइंदा इजाजत के बगैर इस वार्ड से बाहर नहीं निकलूंगा। मास्टर ने दरवाजे की तरफ रुख करके किसी को आवाज दी। एक आदमी फौरन अंदर आ गया। मास्टर ने तेज लहजे में कुछ कहा। वो आदमी मुझे बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर ले गया और गैलरी में फर्श पर बिठाकर कैंची से मेरे बाल काटने लगा। मैं गहरा सांस लेकर रह गया। वो मेरे सर पर इसी तरह कैंची चलाता रहा जैसे दुम्बे के बाल उतारे जाते हैं। मास्टर होचन मुझे मजीद हिदायत देने के बाद चला गया। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो थाई वांग मुझे देखकर बेख्तियार कहकहे लगाने लगी। जब मैंने आईना देखा तो मेरा दिल चाहा कि फूट फूट कर रोना शुरू कर दूं। मेरा सर ऐसा था जैसे बंजर जमीन पर हल चला दिया गया हो। उस दिन के बाद मैं कई रोज तक वार्ड से बाहर नहीं निकला। मामूल के मुताबिक दिन गुजरते रहे, लेकिन इस दौरान में मैंने एक बात खास तौर से नोट की थी कि थाई वांग रोज बरोज काहिल और सुस्त होती जा रही थी। कभी तो वो बेजान सी पड़ी रहती। उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के भी नजर आने लगे थे। जब हम कैंप से रवाना हुए तो मास्टर हांगसू ने थाई वांग को हिदायत की थी कि वो अपनी एक्सरसाइज जारी रखे। यहाँ आकर वो चंद रोज तक तो एक्सरसाइज करती रही थी, लेकिन फिर उसमें नागे होते चले गए और अब तो कई रोज से उसने एक्सरसाइज नहीं की थी। और मेरा ख्याल था कि ये सुस्ती और काहिली एक्सरसाइज ना करने का नतीजा था। जब तक वो एक्सरसाइज करती रही थी उसने एक बार भी अजियत पहुंचाने की बात नहीं की थी, लेकिन अब मैं सोच रहा था कि वो किसी भी वक्त मुझसे ऐसी फरमाइश कर सकती थी। एक बात मैंने खास तौर से ये भी नोट की थी कि वो रोजाना शाम के वक्त खानका के उस हिस्से में चली जाती जहां ज़ायरीन आया करते थे। मैं उस वक्त भिक्षुओं को ट्रेनिंग देने में मसरूफ रहता था, इसलिए कभी ये नहीं जान सका कि वो इस तरफ क्यों जाती है। कभी तो वो वापस आने के बाद पहले की तरह चाको चौबंद नजर आने लगती और कभी उसके चेहरे पर बेपनाह मायूसी दिखाई देती। और फिर एक रोज आधी रात को वो मुझे अपने कमरे में ले गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर के नीचे छुपाई हुई एक लचकदार छड़ी मेरी तरफ फेंक दी और कमीज उतारकर बिस्तर पर औंधी लेट गई। मेरे पास उसकी पिटाई करने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो पिटती रही और सिस्कारियां भरती रही। फिर मैं उसे छोड़कर अपने कमरे में आ गया। चंद रोज और गुजर गए। आमतौर पर पिटने के बाद थाई वांग चंद रोज तक हशाश बशाश और चाको चौबंद रहती थी, लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं हुआ था। वो ज्यादातर अफसरदा रहने लगी थी। आंखों के गिर्द हल्के मजीद गहरे हो गए। गाल पिचके हुए महसूस होने लगे। मैं उसके लिए फिक्रमंद रहने लगा। वो बड़ी हसीन औरत थी, लेकिन उसका हुस्न गारत होने लगा था। मैं यही समझ रहा था कि उसे अपना गुजरा हुआ वक्त याद आ रहा है। वो शहाना ठाट बाट के साथ जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन मेरी वजह से उसका सब कुछ खत्म हो गया था और अब वो एक वक्त के खाने के लिए भी दूसरों की मोहताज थी। उसकी आज़ादी सल्ब होकर रह गई थी। टाइगर के गुर्गे मौत के फरिश्तों की तरह उसकी ताक में थे। वो इस पनाहगाह से बाहर निकलते ही मार दी जाएगी और शायद यही गम उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। एक रोज मैंने कुछ पूछने की कोशिश की तो वो टाल गई। उससे अगले रोज मैंने उसे अजीब सी कैफियत में देखा। मुझसे बातें करते हुए वो बार बार अपनी उंगलियां मुंह में डालकर हौले हौले दांतों में चबा रही थी। कभी वो अपने जिस्म पर चुटकियां काटने लगती। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, सर्दी सी लग रही है। तुम जाओ, मैं चादर ओढ़कर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैं अपने कमरे में आ गया, लेकिन थाई का ख्याल जहन से निकाल नहीं सका। उसकी हालत देखकर मुझे अफसोस हो रहा था। मैंने सोचा इस बुध को मास्टर होचन आएगा तो उससे बात करूंगा। उस रोज शाम को जब मैं रिंग में अपने शागिर्दों को प्रैक्टिस करा रहा था तो मैंने थाई वांग को वार्ड की तरफ जाते देखा। वो तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आई और सीधी अपने कमरे में चली गई। उसके तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने उसे दोबारा देखा तो वो बड़ी हद तक चाको चौबंद नजर आई थी। थाई वांग की इस तब्दीली पर मुझे बड़ी हैरत हुई। उस रात मैं देर तक उसके कमरे में रहा। वो बहुत चहक चहक कर बातें करती रही। सुबह जब मैं उसके कमरे में गया तो वो मौजूद नहीं थी। शायद वो बाथरूम गई हुई थी। बाथरूम्स गैलरी के आखिर में बने हुए थे। मैं उसके बेड पर नींद दराज हो गया और तकिया उठाकर सर के नीचे रख लिया। उसके साथ ही मैं चौंक गया। तकिए के नीचे प्लास्टिक की 2 पुड़ियां रखी हुई थी जिनमें सफेद रंग का कोई पाउडर था। एक पुड़िया खुली हुई थी और दूसरी बंद थी। उसमें पाउडर की मिकदार 2 ग्राम से ज्यादा नहीं होती। मैंने खुली वाली पुड़िया वहीं रहने दी और पैकशुदा पुड़िया उठाकर जेब में डाल ली। तकिए को उसकी जगह पर वापस रखा और बेड से उठकर कुर्सी पर बैठ गया। मेरा ख्याल था कि वो कोई दवा थी जो थाई वांग इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उसने मुझसे जिक्र तक नहीं किया कि वो कोई दवा इस्तेमाल कर रही है। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मैंने हीरोइन कभी देखी नहीं थी, सिर्फ नाम सुना था। जंगल वाले कैंप में भिक्षुओं से ये भी सुना था कि हीरोइन का नशा बड़ा खतरनाक होता है। ये अच्छे भले सेहतमंद आदमी को चंद रोज के अंदर अंदर निचोड़ के रख देती है। नशेबाज को हीरोइन ना मिले तो वो मुर्दों की तरह पड़ा रहता है। भूख नहीं लगती, जिस्म टूटने लगता है और वो अपने आप को नोचने लगता है। मेरा दिमाग चकराने लगा। कई रोज से मैं थाई वांग को इसी कैफियत में देख रहा था।
खाने से उसे कोई रग़बत नहीं रही थी। उसे मैंने अक्सर मुर्दों की तरह पड़े देखा था। उसके गाल पिचक गए थे, आंखें अंदर को धंसती जा रही थीं। एक रोज पहले मैंने उसे अपनी उंगलियां चबाते और अपने आप को नोचते हुए देखा, और फिर शाम के बाद जब वो बाहर का चक्कर लगा कर आई थी तो उसके 1 घंटे बाद वो बड़ी हद तक नॉर्मल नजर आई थी। मेरे दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। क्या थाई वांग हीरोइन इस्तेमाल करने लगी थी? उसे हीरोइन लाकर कौन देता था? कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। चंद सेकंड बाद ही मैं उठकर अपने कमरे में आ गया। थाई वांग से मेरी मुलाकात उसके करीबन 1 घंटे बाद हुई थी। मैंने जाहिर ही नहीं किया कि मैं उसके कमरे में गया था। फिर उस रोज मैंने एक बूढ़े भिक्षु को एक तरफ ले जाकर वो पुड़िया उसे दिखाई तो ये तस्दीक हो गई कि ये हीरोइन ही थी। ये तस्दीक हो जाने के बाद मैं अपने जिस्म में चोटियां सी रेंगती हुई महसूस करने लगा। थाई वांग को ये आदत कैसे लगी थी और वो हीरोइन कहाँ से लेती थी? फिर मेरे जहन में अचानक ही ख्याल उभरा। वो रोजाना शाम को खानका की तरफ जाती थी, शायद उसी तरफ से वो किसी से हीरोइन लेती थी। शाम के बाद मैं थाई वांग के कमरे में गया तो अजीब सूरत हाल नजर आई। कमरे की हर चीज बिखरी हुई नजर आई। बिस्तर उल्टा हुआ था, तकिए का गलाफ भी अलग पड़ा था। क्या हुआ? ये क्या कर रही हो? कुछ खो गया है क्या? नहीं, कुछ नहीं। वो गड़बड़ा सी गई। तो फिर ये सब क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही पता नहीं मुझे क्या हो गया है। वो चीजें उठाकर इधर उधर फेंकने लगी। मैं उसे पकड़कर बाहर ले आया। मेरा ख्याल था ताजा हवा में उसकी कैफियत कुछ संभल जाएगी, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती चली गई। दूसरे रोज शाम को वो खानका की तरफ गई तो मैंने उसी बूढ़े भिक्षु को इशारा किया। वो भी उठकर थाई के पीछे पीछे चल पड़ा। थाई वांग आधे घंटे बाद वापस आई और इधर उधर देखे बगैर अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा भिक्षु भी वापस आ गया। थंगचू, उसने मेरे कान में सरगोशी की। वो गेट के जंगले के साथ खड़ा है। उसके पास कुछ और लोग भी आ जा रहे हैं। थाई वांग ने उसी से कोई चीज ली थी जिसे वो अपने लिबास में छुपाकर वापस आ गई है। मैं उछल पड़ा। थंगचू वही भिक्षु था जिसे मैंने जंगल वाले कैंप के मुकाबले में नॉकआउट कर दिया था। मैं तो उसी रात महाराज के साथ कैंप वापस आ गया था और बाद में पता चला था कि दूसरे रोज थंगचू ने भी तबीयत खराब होने का बहाना करके कैंप छोड़ दिया था। उसके 2-3 रोज बाद मैंने उसे एक मर्तबा इस खानका में भी देखा था। वो बड़ा कीना परवर और कमीना आदमी है, बूढ़ा भिक्षु कह रहा था। मुझे याद है उसे कम से कम 2 मर्तबा महाराज से सजा भी मिल चुकी है। सुना है तुमने कैंप में उसे बड़ी इबरतनाक शिकस्त दी थी। थाई वांग भी तो वहां थी। हो सकता है उसे ये आदत वहीं से पड़ी हो। नहीं, मैं समझ गया मामला क्या है। अब तुम एक और काम करो। तुम अभी और इसी वक्त मास्टर होचन के पास चले जाओ और उससे कहो कि मैं फौरी तौर पर उससे मिलना चाहता हूँ। पर एक बात जहन में रखना, किसी को इस बात का पता ना चले। भिक्षु चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर खामोशी से उठकर चला गया। मेरा दिमाग घूम रहा था। थंगचू वाकई बहुत कमीना और कीना परवर साबित हुआ था। वो अपनी शिकस्त को भूला नहीं था। मैं तो उस मुकाबले को खेल ही समझा था, लेकिन उसने मुकाबले के दौरान में भी कुछ इस तरह के मुझ पर हमले किए थे जैसे हकीकी लड़ाई लड़ रहा हो और मुझे हर कीमत पर शिकस्त देना चाहता हो। और जब मेरे हाथों वो नॉकआउट हुआ तो उसे उसने अपनी तौहीन समझा। उसने दूसरे ही रोज कैंप छोड़ दिया। शायद वो मुझसे बदला लेने के लिए मौके की ताक में था। मुझ पर वार करने का उसे मौका तो न मिल सका, अलबत्ता थाई वांग उसके हत्थे चढ़ गई। उसने थाई वांग को हीरोइन का आदी बना दिया। इस तरह वो मुझसे अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहता था। मैं ज़हनी तौर पर इस कदर अपसेट हो चुका था कि मैंने क्लास डिसमिस कर दी और अपने कमरे की तरफ आ गया। थाई वांग के कमरे के सामने से गुजरते हुए मैं रुक गया। दरवाजा बंद था और अंदर बत्ती जल रही थी। ये 2 पट का दरवाजा था। तख्तों में बहुत मामूली सी झिरी थी। मैंने झांक कर देखा तो कांप उठा। थाई वांग बेड पर मुर्दों की तरह पड़ी थी। उसके दोनों बाजू अतराफ में फैले हुए थे। सांस तेज होने की वजह से उसके सीने का ज़ेरो-बम दूर से ही नजर आ रहा था। बेड के करीब छोटी मेज पर चांदी जैसा कागज का एक टुकड़ा, प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ जैसी नलकी, माचिस और सफेद प्लास्टिक की पुड़िया पड़ी हुई थी। मैंने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैंने दस्तक देने के साथ ही झिरी से आंख लगा दी। थाई वांग बमुश्किल बेड से उठी। उसने प्लास्टिक वाली पुड़िया उठाकर तकिए के नीचे छुपा दी। दूसरी चीजें बेड के नीचे फेंक दी और दरवाजा खोलकर दोबारा बेड पर जा गिरी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ तुम्हें? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोने दो। जाओ, तुम भी सो जाओ। थाई वांग ने जवाब दिया। उसकी आवाज किसी गहरे कुएं की तह से आती महसूस हो रही थी। थाई वांग, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं कुर्सी खींचकर उसके करीब बैठ गया। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी ये हालत क्यों और कैसे हुई। तुमने जो जहर अपने खून में शामिल कर रही हो ना, वो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दूंगा। तुम झूठ बोलते हो। मैंने कोई जहर नहीं पिया। उसने रुक रुक कर जवाब दिया। हीरोइन का नशा अपना असर दिखा रहा था। ये क्या है? मैंने तकिए के नीचे से पुड़िया निकाल ली। क्या तुम नहीं जानती ये ऐसा जहर है जो एक दिन तुम्हें मौत की नींद सुला देगा?
जिस रोज थंगचू ने तुम्हें पुड़िया दी थी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हारे जहन में ये बात नहीं आई थी कि वो अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए तुम्हें हीरोइन का आदी बना के मौत के मुंह में धकेलना चाहता है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बोलो, जवाब दो। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? मैंने उसे पकड़कर एक झटके से उठाया और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। उसके मुंह से चीख निकली और वो दोबारा बिस्तर पर गिर गई। उसे थप्पड़ मारने का अफसोस भी हुआ। वो अपने हवास में नहीं थी और मैं जानता था कि जब वो होश में आएगी तो अपने किए पर निदामत का इजहार करेगी। मुझे सोने दो, तुम जाओ यहाँ से। मैंने उसका तकिया उठाकर देखा। खुली हुई पुड़िया के अलावा एक और पैकशुदा पुड़िया भी थी। मैंने दोनों पुड़ियां जेब में डाल ली। बेड के नीचे से माचिस, स्ट्रॉ और वो कागज भी निकाल लिया। वो फॉइल पेपर था जो दरमियान में दोनों तरफ से काला हो रहा था। मैं ये चीजें लेकर कमरे से बाहर आ गया और दरवाजा भिड़कर बालकनी में ही खड़ा हो गया। ये ब्लॉक कुछ इस तरह बना हुआ था कि ऊपर आने के लिए दोनों तरफ जीने थे और कमरों के दरमियान तकरीबन 4 फुट चौड़ी लंबी बालकनी थी। इस तरह किसी कमरे तक पहुंचने के लिए किसी भी जीने से आया जा सकता था। तकरीबन 40 मिनट बाद मास्टर हुचन आ गया। उसके साथ वो बूढ़ा भिक्षु भी था जिसे मैंने भेजा था। मैंने वहीं खड़े खड़े उसे सूरत हाल से आगाह किया और हीरोइन की पुड़ियां और स्ट्रॉ वगैरह उसके हवाले कर दी। अंदर आकर मास्टर ने थाई वांग को देखा। वो उस वक्त बिल्कुल बेसुध पड़ी थी। परेशान होने की जरूरत नहीं, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन हमें कल ही थंगचू का बंदोबस्त करना होगा। मैं थाई वांग को लेकर जा रहा हूँ, कल दिन में तुमसे किसी वक्त मिलूंगा। मास्टर हुचन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा और फिर उसने बूढ़े भिक्षु को इशारा किया। भिक्षु आगे बढ़ा तो मैंने उसको इशारे से रोक दिया और खुद आगे बढ़कर थाई वांग को कंधे पे उठा लिया। चंद रोज पहले तक वो बड़ी सेहतमंद औरत थी, लेकिन हेरोइन के इस्तेमाल ने उसे खोखला करके रख दिया था। उसका वजन आधा भी नहीं रहा था। मैं उसे लेकर सीढ़ियों से उतरा तो कुछ और भिक्षु भी इस तरफ आ गए और हैरत से सब कुछ देखने लगे। बूढ़े भिक्षु ने कभी दरवाजा खोल दिया। बाहर गली में मास्टर हुचन की वैन खड़ी थी। मैंने थाई को वैन में डाल दिया। मास्टर के इशारे पर बूढ़ा भी वहीं वैन में बैठ गया। मास्टर ने वैन की ड्राइविंग सीट संभाल ली। वैन हरकत में आकर दूर होती चली गई और मैं वहीं खड़ा उसकी अकबी सुर्ख बत्तियों को देखता रहा। मेरी आंखों में नमी आ गई थी। वो शाम का वक्त था। वार्ड में इस वक्त जायरीन का हुजूम था। उस वक्त इस आहनी जंगले का दरवाजा भी खुला हुआ था जिसमें महात्मा बुद्ध का सोने का मुजस्समा नस्ब था। खालिस सोने का यह ठोस सादा मुजस्समा तकरीबन 8 फुट बुलंद था और उसका मुहित इतना था कि मैं उसे अपनी बाहों की लपेट में नहीं ले सकता था। इस मुजस्समे की तैयारी में कई मन सोना इस्तेमाल हुआ था। मैं और मास्टर हुचन गेट से जरा हटकर एक ऐसी जगह पर बैठे हुए थे जहां से हम तो गेट के आसपास तमाम लोगों को देख सकते थे, लेकिन हमें कोई नहीं देख सकता था। मास्टर हुचन ने अपने कुछ आदमी गेट के अंदर और बाहर फैला रखे थे। बत्तियां जले तकरीबन आधा घंटा हो चुका था और वहां रोशनी इतनी थी कि अगर कोई सुई भी गिरती तो आसानी से तलाश किया जा सकता था। और फिर वो नजर आ गया, थंगचू। उसने भिक्षुओं वाला गिरवे रंग का लिबास पहन रखा था। गले में कपड़े का थैला लटका हुआ था। वो गेट से कुछ फासले पर दीवार के करीब खड़ा हो गया। इक्का दुक्का लोग उसके करीब आकर रुकते, हाथ मिलाते और फिर अलग हो जाते। मास्टर हुचन ने अपने करीब खड़े एक आदमी को इशारा किया। वो तेजी से एक तरफ गया और चंद मिनट बाद ही 2 आदमी थंगचू के करीब पहुंच गए। थंगचू ने शायद उनमें से किसी को पहचान लिया था। उसने बड़ी फुर्ती से अपने लिबास में छुपा हुआ पिस्तौल निकालकर हवाई फायर कर दिया और एक तरफ भागने की कोशिश की, मगर वो दोनों आदमी उससे लिपट गए और चंद सेकंड के अंदर ही अंदर वहां 5-6 आदमी और पहुंच गए। थंगचू के हाथ से पिस्तौल छिन चुका था। उसे घेरे में लेने वाले उस पर जूतों और लातों घूंसों की बारिश करने लगे। फायरिंग की आवाज से वहां भगदड़ सी मच गई। जायरीन खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन जब पता चला कि फायर करने वाला पकड़ा गया है तो लोग पुरसुकून हो गए। इसी दौरान में एक बंद वैन वहां आकर रुकी। थंगचू को उठाकर वैन में डाल दिया गया और वैन तेजी से वहां से रवाना हो गई। सूरत हाल मामूल पर आ गई थी। ऐसा लगता था जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। मेरे साथ आओ, मास्टर हुचन ने कहते हुए मुझे इशारा किया। हम दोनों वार्ड के अंदर आ गए और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए कमरे में पहुंच गए। यहाँ एक बूढ़ा राहिब बाल्टी बाल्टी मारे बैठा था। हम उसके सामने दोजानो होकर बैठ गए। वो बूढ़ा इस कदर कमजोर और दुबला पतला था कि उसकी हड्डियां वाज़े तौर पर गिनी जा सकती थीं। मास्टर हुचन ने मुअद्दिबाना लहजे में कुछ कहा। बूढ़े ने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा और सीधा हाथ आशीर्वाद देने के अंदाज में ऊपर उठा दिया। बूढ़े की आंखों में अजीब मकनातीसी कशिश थी। कोशिश के बावजूद मैं उससे नजरें नहीं चुरा सका। बूढ़ा बराह रास्त मेरी आंखों में झांक रहा था। मेरे दिमाग में सनसनाहट हो रही थी और गर्दन पर चींटियां सी रेंगने लगी थी। फिर अचानक मुझे यूं लगा जैसे सब कुछ मेरी नजरों से ओझल हो गया हो। सिर्फ वो 2 आंखें थी जो मुझे अपने सामने नजर आ रही थी। फिर अचानक मुझे एक झटका सा लगा। मैं झुरझुरी लेकर रह गया। बूढ़े ने मेरे चेहरे से नजरें हटा ली थी। मैं शायद एक लम्हे को कहीं गुम हो गया था। मैंने सर झटकते हुए बूढ़े की तरफ देखा। अब वो मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं था। वो मास्टर से कुछ कह रहा था।
मैं अगरचे थाई जुबान अब भी अच्छी तरह बोल और समझ लेता था, लेकिन वो बूढ़ा ना जाने किस जुबान में बात कर रहा था। एक लफ्ज भी मेरे पल्ले नहीं पड़ सका। मास्टर ने मुझे इशारा किया और मैं उठ गया। मेरे दिमाग में अब भी धमाके हो रहे थे। उस कमरे से निकलकर राहदारियों में चलते हुए भी महसूस कर रहा था मैं कि वो दो आंखें मेरा ताक़ुब कर रही हैं। मास्टर हुचन दोबारा मेरे कमरे में आ गया और देर तक बैठा बातें करता रहा। उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो मुझे उस बूढ़े के पास क्यों लेकर गया था। वो बूढ़ा भी बड़ा पुरस्कार साबित हुआ था। उसकी आंखों में ऐसी बात थी जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मेरे जिस्म में अभी तक चींटियां सी रेंग रही थी और दिमाग में धमाके हो रहे थे। बुद्ध मत के पैरोकारों के बारे में वक्तन फवक्तन बड़े अजीब व गरीब और हैरतअंगेज इंकशाफात होते रहते थे। महात्मा बुद्ध ने दुनिया को तहज कर बड़ी कठिन जिंदगी गुजारी थी। उनका ज्यादा वक्त रियाजत और फाकों में गुजरा। उनके पैरोकार भी ऐसी बातों को तरजीह देते थे जिनसे नफ्स पर काबू पाने में मदद मिलती हो। उनका अकीदा था कि रियाजत और रूहानियत से जो खुशी हासिल होती है वो दुनिया भर की दौलत खर्च करके भी हासिल नहीं की जा सकती। मैंने बड़ी बड़ी हस्तियों को जिंदगी के कठिन तरीन मरहलों से गुजरते देखा है। उनका अकीदा यह है कि जिस तरह सोना भट्टी में तपकर कुंदन बन जाता है, इसी तरह इंसान की रूह भी रियाजत और नफ्सकशी के मरहले से गुजरकर निखर जाती है। मैंने महाराज वांग वंग्याय को भी देखा जो पत्थर पर सोता था, और अब ये पुरस्कार बूढ़ा जो जमीन पर आलती पालती मारे बैठा था। उनके पास दौलत की कमी नहीं थी, अपने लिए दुनिया की हर आसाइश मुहैया कर सकते थे, लेकिन ये फाके करते और खुरदुरी जमीन पर सोते थे। मैं मास्टर हुचन से उस बूढ़े के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन दिल की बात जुबान पर ना ला सका, और ना ही मास्टर ने खुद मुझे कुछ बताया। वो और बातें भी करता रहा। उसने बताया कि शाहीवान बच गई थी। वो अगरचे मुझे मरवाने की साजिश में शरीक थी, मगर उसे छोड़ दिया गया था और ये इजाजत दी गई थी कि वो जहाँ चाहे जा सकती है, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया था। शाहीवान का कहना था कि चूंकि टाइगर ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की थी, इसलिए अब वो उसके पास वापस नहीं जाएगी, बल्कि उसे डर था कि अगर वो वापस गई तो टाइगर उसे मरवा देगा। वो उसी बंगले में रह रही थी और उसने टाइगर और चीफांग के बारे में कुछ सनसनीखेज इंकशाफात भी किए थे, मगर महाराज ने अभी तक टाइगर के खिलाफ किसी कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया था। मैं थाईवान के बारे में ज्यादा फिक्रमंद था। मास्टर ने मुझे तसल्ली दी कि वो ठीक हो जाएगी, ताहम उसके इलाज और मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने में कई दिन लग जाएंगे। मास्टर हुचन के जाने के बाद मैं अपने कमरे में बैठा रहा। उस रात मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं थाई के बारे में सोचता रहा। वो मेरी मोहसिना थी और मुझे सबसे ज्यादा अजीज थी। उसने मुझे उस वक्त पनाह दी थी जब मौत के हरकारे मेरे ताक़ुब में लगे हुए थे। अगर वो चाहती तो मुझे उन लोगों के हवाले करके ना सिर्फ अपना आप बचा सकती थी, बल्कि इनाम भी हासिल कर सकती थी, लेकिन उसने अपने आप को लुटा दिया। खुद बर्बाद हो गई, लेकिन मुझे बचा कर ले आई। ठाठ की जिंदगी बसर करने वाली वो औरत मेरे साथ खौफ के साए में दर दर की ठोकरें खा रही थी। ये तो मैं समझ गया था कि मुझसे अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए थंगचू ने किसी तरह थाईवान को अपने जाल में फंसाकर हीरोइन का आदी बना दिया था। लेकिन मेरे ख्याल में बात यहीं तक महदूद नहीं थी। मुझे यकीन था कि मेरे खिलाफ कोई बड़ी साजिश तैयार की गई थी जिसमें थंगचू शामिल था। थंगचू अब मास्टर हुचन के कब्जे में आ गया था। वो मालूम कर लेगा कि असल किस्सा क्या है। थाईवांग ने आज तक मेरे लिए जो कुछ किया था, मैं उसे जिंदगी के आखिरी लम्हात तक भी फरामोश नहीं कर सकता था। मेरी जिंदगी उसकी मरूने मिन्नत थी। मेरे और थाई के बीच एक ऐसा रिश्ता इस्तेवार हो चुका था जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सकता था, और शायद ये वही अनजाना रिश्ता था जिसने मुझे इस कदर जज्बाती कर दिया था और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ भी दे मारा था। मास्टर हुचन ने अगरचे मुझे तसल्ली दे दी थी कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि अगर थाईवांग को कुछ हो गया तो मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो उसके जिम्मेदार थे। थाईवांग के बारे में सोचते हुए मेरी जहनी रौ बहक गई और अब मैं उस पुरस्कार बूढ़े के बारे में सोचने लगा। वो कौन था और मास्टर हुचन मुझे उसके पास क्यों लेकर गया था? उन दोनों ने आपस में क्या बातें की थी? उस रात में तकरीबन सारी रात ही जागता रहा। कभी कुर्सी पर बैठ जाता और कभी उठकर बाहर आ जाता। सुबह 4 बजे के करीब में बिस्तर पर लेटा था और नींद मुझे उस वक्त आई थी जब सुबह का उजाला फैलने लगा था। मैं सुबह और शाम को ट्रेनिंग क्लास लिया करता था, लेकिन उस रोज पड़ा सोता रहा और किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। मेरी यहाँ 11 बजे के करीब खुली और फिर मेरा सारा दिन बोरियत और बेजारी में गुजरा। तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया। मास्टर हुचन की तरफ से थाईवांग के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली और ना ही थंगचू के बारे में कुछ पता चला था। मैं थाईवांग के बारे में परेशान था, पता नहीं वो किस हाल में होगी। और फिर उस रात 8 बजे के करीब मास्टर हुचन का आदमी कांग आ गया। वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता था। हम दोनों वार्ड के उस हिस्से से बाहर निकले जहाँ जायरीन की आमदोरफ्त थी। मरकजी गेट के बाएं तरफ तकरीबन 50 गज के फासले पर टुक टुक खड़ा था। मैं पिछली सीट पर बैठ गया। उसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट किया और फिर वो टुक टुक तेज रफ्तारी से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने लगा। कांग मुझे रामा 6 रोड पर वाक़े रामा थेबोडी अस्पताल ले आया। रास्ते में कांग ने बताया कि टुक टुक उसी का है, यही उसकी रोजी का वसीला है। वो 2 साल पहले शौकिया तौर पर मुए थाई सीखने के लिए जिम्नेजियम में महाराज के पास आया था।
अपनी कारकर्दगी की बिना पर बहुत जल्द वो मास्टर फू के मुकर्रबीन में शामिल हो गया। मास्टर फू के बाद अब वो मास्टर होचन का खास आदमी समझा जाता था। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर एक राहदारी के आखिरी कमरे के सामने रुककर कांग ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और फिर हैंडल घुमाकर दरवाजा खोल दिया। मेरे लिए रास्ता छोड़कर वो एक तरफ खड़ा हो गया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो भी मेरे पीछे अंदर दाखिल हो गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं 2 कदम आगे बढ़कर रुक गया। सामने ही बेड पर थाई वांग टेक लगाए बैठी हुई थी। उसके जिस्म पर हल्के नीले रंग की चादर पड़ी हुई थी। बेड के करीब एक नर्स बैठी हुई थी। थाई वांग ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नमी सी आ गई और फिर आंसू उसके रुखसार पर लुढ़कने लगे। उसने नजरें झुका ली। मैं उसके चेहरे को देख रहा था। वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई थी। ये कहा जा सकता था कि इस लानत पर काबू पा लिया गया था जो बतदरीज उसे मौत की तरफ लिए जा रही थी। मौत का यह सफर अभी इब्तिदाई मरहले में था और उसके रास्ते में बंद बांध दिया गया था। उसकी आंखों के नीचे से धब्बे गायब हो रहे थे। पिचके हुए गाल भी अब कुछ भरे भरे से लग रहे थे और उनमें कुछ सुर्खी नजर आने लगी थी। थाई वांग, मैंने उसे हौले से पुकारा। उसने झुका हुआ चेहरा ऊपर उठाया, अशुकबार आंखों से मेरी तरफ देखा और फिर दोनों बाहें फैला दी। मैं नर्स और कांग की मौजूदगी की परवाह किए बगैर दौड़कर उससे लिपट गया। थाई वांग वालेहाना अंदाज में मेरे गालों और पेशानी पर बोसे दे रही थी और मैं अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। सॉरी वजदान, दरअसल मैं... कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैंने उसकी बात काट दी और दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। तुम्हें एहसास हो गया है, यही काफी है। मैं तकरीबन 1 घंटा वहां बैठा रहा। इस दौरान में डॉक्टर भी एक मरतबा कमरे में आ चुका था। उसने बताया कि थाई को कम से कम 2 हफ्ते अस्पताल में और रहना पड़ेगा। थाई से मुख्तलिफ मौजूदात पर बातें होती रहीं, ताहम जब भी वो इस मौजू की तरफ आती मैं उसे टोक देता। अस्पताल से बाहर आते हुए मैंने महसूस किया था कि मास्टर हुसैन के कुछ आदमी मुख्तलिफ हुलियों में इधर उधर मौजूद थे और यकीनन अस्पताल के अंदर भी कोई ना कोई मौजूद होगा। मुझे जानकर खुशी हुई कि थाई वांग को लावारिस नहीं छोड़ा गया था। कांग का टुक टुक सड़क के दूसरी तरफ पार्किंग लॉट में खड़ा था। हम सड़क पार कर ही रहे थे कि कांग इस तरह रुक गया जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। तुम चलकर टुक टुक में बैठो, मैं आता हूँ, कांग ने कहा और मुड़कर तेज तेज कदम उठाता हुआ दोबारा अस्पताल में दाखिल हो गया। पार्किंग में दाखिल होकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो इस्तकबालिया काउंटर के सामने खड़ा किसी अधेड़ उम्र औरत से बातें कर रहा था। वो औरत अस्पताल की यूनिफॉर्म पहने हुई थी और जाहिर है अस्पताल की मुलाजमा ही थी। मैं टुक टुक के करीब जाकर खड़ा हो गया। अभी मुझे वहां खड़े हुए चंद ही सेकंड गुजरे थे कि एक आदमी को मैंने अपनी तरफ आते देखा और ठिठक गया। वो पार्किंग में खड़ी हुई कारों में कहीं से निकल कर आया था और उसका रुख मेरी ही तरफ था। और फिर दूसरी तरफ से भी एक आदमी नमूदार हुआ। अब मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो कौन थे। वो दोनों तरफ से इस तरह करीब आ रहे थे कि मेरे इधर उधर से निकलने का रास्ता बंद हो गया था। उनमें से एक ने काली पैंट और काली टी शर्ट पहन रखी थी, जबकि दूसरे के जिस्म पर नीली जींस की पैंट और सफेद शर्ट थी जिसके बटन खुले हुए थे। गले में पड़ी हुई सोने की चेन दूर से ही नजर आ रही थी। मुझसे चंद कदम के फासले पर वो रुक गए। यहाँ तक आते आते उन दोनों ने चाकू निकाल लिए थे। क्या ख्याल है मिस्टर, पार्किंग के साथ सड़क पर हमारी गाड़ी खड़ी है, सफेद रंग की। हमारे साथ शराफत से चलते हुए उसमें बैठोगे या तुम्हारी आंतें निकालकर इस जगह फैला दी जाएं? ना तो मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठूंगा और ना ही आंतें निकलवाने की तुम्हारी हसरत पूरी होगी। मैं इतना तड़ने वाला नहीं हूँ जिसे आसानी से हलक से उतारा जा सके। हमें मालूम है तुम बार बार बचते रहे हो, पर इस मर्तबा किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। हमें मालूम है कि तुम्हारी दोस्त इस अस्पताल में जेर इलाज है। हम 1 हफ्ते से इस अस्पताल की निगरानी कर रहे हैं। हमें यकीन था कि तुम यहाँ जरूर आओगे और बिलाखिर तुम आ गए। अब तुम यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जा सकोगे। अब तुम्हारी लाश का पोस्टमार्टम इसी अस्पताल में होगा। उसने खामोश होकर अपने साथी की तरफ देखा और वो दोनों 90 तोले कदम उठाते मेरी तरफ बढ़े। मैं बिल्कुल भी खौफजदा नहीं था। अगर चंद महीने पहले मैं इसी तरह उनके घेरे में आ जाता तो इतनी देर में मेरी पतलून यकीनन गीली हो चुकी होती। लेकिन अब मैं बुज़दिल नहीं रहा था। मेरे अंदर हौसला, कुव्वत और खुद एतमादी थी और मैं इस किस्म की सूरत हाल का मुकाबला कर सकता था। वो दोनों चीखते हुए मुझ पर हमलावर हुए। मैं उनसे ज्यादा बुलंद आवाज में चीखा और अपनी जगह पर खड़े खड़े पूरी कुव्वत से उछला। मैं जमीन से करीबन 6 फुट ऊपर उठा था और फिर मेरे पैर सामने वाली कार की छत पे टिके थे। वो दोनों अपनी झोंक में टुक टुक से टकरा गए। वो तेजी से संभल कर मुड़े। इस दौरान में मैंने येल करते हुए गाड़ी से छलांग लगा दी। नीचे आते हुए मेरा एक पैर सफेद शर्ट वाले के सीने पर और दूसरा काली शर्ट वाले के सीने पर लगा। वो दोनों चीखते हुए ढेर हो गए। उनमें से एक फौरन उठ गया। मैं उससे पहले ही संभल चुका था। उसने हाथ ऊपर उठाकर चाकू से वार किया। मैंने बड़ी फुर्ती से बाएं कलाई उसके आगे कर दी कि उसकी कलाई मेरी कलाई से टकराई। उसके साथ ही मैं बड़ी फुर्ती से एक पैर पर घूम गया। स्पिन किक उसके जबड़े पर लगी और वो बिलबिलाता हुआ पीछे उलट गया। इस दौरान में काली शर्ट वाला उठ गया था। वो चाकू लहराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। उसने
نے حملہ کیا تو میں نے بائیں ٹانگ سے اس کا وار روکا اور ساتھ ہی اس کے جبڑے پر گھونسا رسید کر دیا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ جبڑے پر گھونسا لگنے سے وہ لڑکھڑا کے گر گیا۔ سنبھلنے کا موقع دیے بغیر میں نے اسے ایک اور اسپن کک رسید کر دی۔ وہ پشت کے بل گرا۔ میں نے بھی اس پر چھلانگ لگا دی، لیکن میں نے اس پر چھلانگ اس طرح لگائی تھی کہ میرا سر اس کے سینے پر لگا اور میں الٹی قلع بازی کھاتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا۔ وہ بری طرح چیخ اٹھا تھا، لیکن اس نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی۔ اس وقت اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے بازو کندھوں کے قریب سے گرفت میں لے کر پیچھے کی طرف مڑوڑنے لگا۔ اس کی پشت میرے سینے سے ملی ہوئی تھی اور میں اس کے بازوؤں پر دباؤ بڑھا رہا تھا۔ اس طرح اس کے کندھوں کے جوڑ اکھڑ سکتے تھے۔ اچانک اپنے پیچھے دھاڑنے کی آواز سن کر میں اپنے حریف کو اسی طرح گرفت میں لیے تیزی سے گھوم گیا۔ سفید شرٹ والا چیختے ہوئے چاقو سے حملہ آور ہو رہا تھا۔ اس نے حملہ تو میری ہی پشت پر کیا تھا، مگر میں نے گھوم کر گرفت میں لیے ہوئے حریف کو سامنے کر دیا۔ سفید شرٹ والے کا چاقو دستے تک اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بڑی خوفناک تھی۔ میں نے اب بھی اسے گرفت میں لے رکھا تھا اور وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ بالکل اسی طرح ان لوگوں نے ماسٹر پھو کے سینے پر بھی خنجروں کے وار کیے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان کا اپنا ایک آدمی مارا گیا تھا۔ حملہ آور بری طرح بدحواس ہو گیا۔ وہ چند لمحے پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے دیکھتا رہا اور پھر چاقو اپنے ساتھی کے سینے میں ہی چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ پارکنگ سے باہر سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی سفید کار کی طرف تھا، جس میں وہ مجھے اغوا کر کے لے جانا چاہتے تھے۔ کالی شرٹ والا ابھی تک میری گرفت میں تڑپ رہا تھا۔ میں نے اسے نیچے پھینک دیا اور سفید شرٹ والے کے پیچھے دوڑا۔ ٹھیک اسی لمحے کانگ بھی چیختا ہوا اس کار کی طرف دوڑ رہا تھا۔ سفید شرٹ والا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ انجن اسٹارٹ کرنے میں بھی اسے 1 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگا۔ میں ابھی چند گز دور ہی تھا، لیکن کار حرکت میں آ چکی تھی۔ کانگ قریب پہنچ گیا۔ اس نے چھلانگ لگائی مگر گاڑی سے ٹکرا کر گر گیا۔ کار بڑی تیزی سے آگے نکل گئی۔ میں دوڑ کر قریب پہنچا اور کانگ کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اسے زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی۔ بھاگ گیا سالا، ہاتھ میں آ جاتا تو اس کی گردن مروڑ دیتا۔ کانگ اپنی سیدھی ٹانگ جھٹکتے ہوئے بولا، ایک بھاگ گیا ہے مگر دوسرا ادھر پڑا ہے۔ میں نے پارکنگ کی طرف اشارہ کیا اور پھر کانگ اس کی لاش دیکھ کر اچھل پڑا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ نہیں، میں نے اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک میرے ہاتھوں مارا جاتا، مگر اتفاق سے یہ اپنے ہی ساتھی کے ہاتھوں مارا گیا۔ چاقو سے وار تو مجھ پر ہی کیا گیا تھا، پر یہ میری ڈھال بن گیا اور میری موت کو اس نے اپنے سینے پر لگا لیا۔ میرے ساتھ آؤ جلدی، کانگ نے کہا۔ ہم دونوں اسپتال میں آ گئے۔ استقبالیہ کاؤنٹر والے لاؤنج میں موجود 2-3 آدمیوں نے دروازے کے شیشوں سے ہماری لڑائی کا منظر دیکھا ہوگا، لیکن شاید انہیں یہ نہیں پتا چل سکا تھا کہ ایک لاش گر چکی ہے، اس لیے ان لوگوں کی طرف سے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ کانگ نے استقبالیہ کاؤنٹر پر رکھا ہوا ٹیلی فون ایک طرف سرکایا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ لائن فوراً ہی مل گئی۔ وہ کچھ دیر تیز تیز لہجے میں باتیں کرتا رہا اور پھر کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی ہوئی ادھیڑ عمر عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہنے لگا۔ اس عورت نے میرے کپڑوں پر خون کے چھینٹے بھی دیکھ لیے تھے۔ وہ کچھ بدحواس سی ہو گئی تھی۔ دیوار پر لگے ہوئے انٹرکام پر ریسیور اٹھا کر تیز لہجے میں کسی سے بات کرنے لگی اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا اور میری طرف دیکھنے لگی۔ کانگ مجھے اشارہ کرتا ہوا لفٹ کی طرف دوڑا۔ یہاں 3 لفٹ تھیں اور اس وقت تینوں اوپر تھیں۔ ہم لفٹ کا انتظار کرنے کی بجائے زینے کی طرف دوڑے۔ تھائی وانگ بیڈ پر نیم دراز تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور نرس کرسی پر بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ دھڑ سے دروازہ کھلا تو نرس گڑبڑا گئی اور تھائی وانگ نے بھی آنکھیں کھول دی۔ وہ میرے لباس پر خون دیکھ کر بدحواس سی ہو گئی۔ تم تھوڑا سا پیدل چل سکتی ہو؟ کانگ نے اسے موقع دیے بغیر کہا۔ ہاں چل سکتی ہوں، تھائی وانگ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے غالباً صورتحال کا اندازہ لگا لیا تھا۔ یہ کیا، تم ٹھیک تو ہو وجدان؟ میں ٹھیک ہوں، یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں رہی، اسی لیے ہم تمہیں یہاں سے لے کے جا رہے ہیں۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے تھائی وانگ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں نے لپک کر اسے کندھے پر لاد لیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ نرس پھٹی پھٹی نظروں سے سب کچھ دیکھتی رہ گئی۔ ہم نے نیچے آنے کے لیے بھی لفٹ کا انتظار نہیں کیا۔ کانگ زینے پر مجھ سے آگے تھا۔ لابی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں دیکھ کر گڑبڑا سے گئے۔ وہ سمجھے شاید یہ 2 گنڈے اپنے کسی مریض کو اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ کانگ کے ہاتھ میں خنجر نے انہیں کچھ اور بھی ڈرا دیا تھا۔ کانگ نے مجھے دروازے کے اندر ہی رکنے کا اشارہ کیا اور خود دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ 1.5 منٹ بعد اس کا ٹک ٹک گیٹ کے سامنے پہنچ گیا۔ میں گیٹ سے نکل کر دوڑتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ پہلے تھائی وانگ کو سیٹ پر ڈالا اور پھر خود بھی اچک کر سوار ہو گیا۔ اس دوران میں ٹک ٹک حرکت میں آ چکا تھا۔ ہمیں دوبارہ اسی وارڈ میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں ماسٹر ہوچن پہلے سے موجود تھا۔ ہم اس کمرے میں جمع تھے جہاں تھائی وانگ کو لٹایا گیا تھا۔ کانگ ماسٹر ہوچن کو اس واقعے کی تفصیل بتا رہا تھا۔ ویری گڈ۔ ماسٹر میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ یہ لاش تمہاری طرف سے ٹائیگر کے لیے دوسرا تحفہ ہوگی، اور اس لاش کے ساتھ اسے یہ پیغام بھی مل جائے گا کہ تم پر ہاتھ ڈالنا بھی اتنا آسان نہیں رہا۔ اسے رپورٹ مل چکی ہوگی اور اس وقت وہ پاگلوں کی طرح اپنے سر کے بال نوچ رہا ہوگا۔ تھینک یو ماسٹر، میں نے اس کی تعریف پر اسے بو کرتے ہوئے کہا۔
لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ سکی. جب میں اسپتال کے گیٹ سے باہر نکلا تو میں نے آس پاس 2-3 آدمی ایسے بھی دیکھے تھے جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ ہمارے آدمی ہیں, لیکن حیرت کی بات ہے ان میں سے کوئی بھی میری مدد کو آگے نہیں آیا. ٹھیک کہتے ہو, ہمارے آدمی وہاں موجود تھے, لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ تم بہت خوبصورتی سے اپنے حریفوں کا مقابلہ کر رہے ہو, اس لیے وہ تم سے دور رہے. اگر تمہیں کوئی خطرہ ہوتا تو وہ لوگ تم تک پہنچنے کے لیے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتے. کانگ سے پہلے مجھے ان آدمیوں کی طرف سے رپورٹ مل چکی تھی. یہ تمہاری پہلی باقاعدہ فائٹ تھی. تمہاری کامیابی پر مجھے خوشی ہوئی, اور مہاراج کو جب اطلاع ملے گی تو وہ بھی بہت خوش ہوگا. تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ لوگ چلے گئے اور میں دیر تک تھائی وانگ سے باتیں کرتا رہا. صبح ایک جوان اور خوبصورت عورت تھائی وانگ کے لیے دوائیں لے کر پہنچ گئی. وہ نرس تھی اور اسے اس وقت تک یہاں رہنا تھا جب تک تھائی وانگ ٹھیک نہیں ہو جاتی. یہاں پر پارٹ 22 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 23 سماعت فرمائیں.